प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए, एक नई आशा के साथ आज की टॉपिक करें करंट अफेयर सीरीज की अगले एपिसोड पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस अधिकारी को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दीप्ति गौड़, अमरदीप सिंह, गोविंद मोहन, बी श्रीनिवासन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बी श्रीनिवासन जी को, जो बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय आईपीएस अधिकारी हैं, ये इनकी नियुक्ति एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में की गई है, महानिदेशक के रूप में। ये 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल रहेगा इनका। इन्होंने बी श्रीनिवासन जी ने इनकी नियुक्ति नलिन प्रभात इनके स्थान पर हुई है। अब इन्हें जम्मू कश्मीर में विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर में इनको महानिदेशक के रूप में नामित कर दिया गया है, इसलिए इनकी जगह पर अब श्रीनिवासन जी को एनएसजी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए, कुछ और हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेव द मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? सत्यप्रकाश सांगवान को। आईआरएस अधिकारी राहुल नेवी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विजय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में किस पद पर कार्यभार संभाला है? भारतीय राजदूत अमेरिका के पद पर। टीवी सोमनाथन को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ये इन्हें कैबिनेट सचिव बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। सरकार ने हाल ही में चाला निवासुलु सेठी को किस पद पर नियुक्त किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। डॉक्टर गिरिसन जॉर्ज को हाल ही में किस संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, सीएमएफआरआई। भारतीय सशस्त्र बलों की पहली महिला मेडिकल सर्विसेज आर्मी की महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। यूपीएससी का नया चेयरमैन आपको नाम पता होना चाहिए, ये प्रीति सुदान जी हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। दीप्ति गौड़, इन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय के रूप सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अमरदीप सिंह, इन्हें डीपीआईआईटी का सचिव नियुक्त किया गया है। डीपीआईआईटी का सचिव नियुक्त किया गया है। गोविंद मोहन, इन्हें यूनियन होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, हम पीसीएस में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं सभी को एक जगह लिस्ट कर दिया ताकि आप लोग को आसानी हो जाए याद करने में। इसका आंसर है बी श्रीनिवासन। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, सोनू बैच क्या है जो हाल ही में समाचारों में लिखित हुए हैं? मौसम की स्थिति का माप, पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाना, वायुमंडलीय गैसों का विश्लेषण, जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी। सोनू बैच, हाल ही में यूएसए ने भारत को एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाइज बेचने के लिए $52.8 मिलियन की सौदे की मंजूरी दी है। सोनोबाइज एक छोटे उपकरण होते हैं, पानी के नीचे ध्वनि तरंगें जो होती हैं उनको पता लगाने के लिए होती हैं। विशेष रूप से बात किया जाए तो पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए इसका विकास किया गया है। इसको अगर लॉन्च करने की बात की जाए, कहाँ से लॉन्च किया जा सकते हैं, कहाँ पर तैनात किए जा सकते हैं इसको, तो इसको विमान जहाज या पनडुब्बियों में पनडुब्बियों से इनको लॉन्च किया जा सकता है। ये एयर लॉन्च किए गए टॉर्पीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता करते हैं। ये एयर लॉन्च किए गए रोमियो हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया है। ये टॉर्पीडो का उपयोग करके सटीक हमला करते हैं, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस वस्तु की स्थिति कहाँ पर है। ये डायरेक्ट अटैक करते हैं इस पर। अगर बात किया जाए, इसका प्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर, तो अपने आंसर पर जाने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है उनको थोड़ा ध्यान दे लेते हैं।
एलएन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर लॉन्च किया है? बैंगलोर में। याद रखिएगा, सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर लॉन्च है? बैंगलोर में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा में। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिसाइल के सफल पहले उड़ान परीक्षण की घोषणा की है? अग्नि 5। मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब भी पहले उड़ान की बात किया जाए तो उसको आप हमेशा याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग का ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले पीएसएस, बीपीएससी और आरआरबी, बोइंग द ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के पास। भारतीय सेना ने 2024 को क्या नामित किया है? मतलब भारतीय सेना 2024 को किस रूप में मनाएगी? वो उसे बोलते हैं ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। गूगल डीप माइंड ने ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं स्पेशली मार्क कर दे रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप याद ही कर लीजिएगा। गूगल डीप माइंड ने हाल ही में किस नई तकनीक को पेश किया है? मोबाइल अलोहा ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी। ये वर्ड याद किया, मोबाइल अलोहा ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी, इस तकनीक को पेश किया है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सोनोबायस, इसका आंसर है पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। पता और भी चीजें लगाई जा सकती, लेकिन स्पेशली जो इसका अभी अमेरिका ने इसको सेल किया है तो $2.8 मिलियन का, वो पानी के नीचे की स्पेशली से पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन, मिशन दीपशास्त्र जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, अग्नि 4। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये अग्नि 5 की बात किया जाए तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को याद रखिएगा, ये स्वदेशी रूप से विकसित है, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम पर आधारित है। इसकी बात किया जाए तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। 3 चरण में है, 3 चरणीय रॉकेट है जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। यह है अग्नि 5 मिसाइल। अब हम जान लेते हैं MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ द्वारा मिशन दिव्यशास्त्र के तहत अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का हालिया परीक्षण उल्लेखनीय रणनीतिक महत्व रखता है। ये रणनीतिक महत्व रखता है, इस क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल 5 द्वारा विकसित मिसाइल में इसका क्या रणनीतिक महत्व है? इस पे आप 200 शब्द, 50 शब्द जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। रणनीतिक महत्व रखता है, ये 5000 किलोमीटर की रेंज वाली, ये उससे ज्यादा ही है, ये प्लस मान गया है, रेंज वाली घरेलू स्तर पर विकसित अग्नि 5 परमाणु मिसाइल के प्रथम उड़ान परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें MIRV प्रौद्योगिकी शामिल। इसका परीक्षण उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह प्रौद्योगिकी मिसाइल को एक ही परिक्षेपण से विभिन्न स्थानों या एक ही स्थान पर कई स्फोटक शीर्ष या वारहेड्स पहुंचाने में सक्षम बनाती है, जिसमें संभावित रूप से शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा को भ्रमित करने के लिए प्रलोभन भी देना भी शामिल है। ये एक साथ कई वारहेड्स ले जा सकती है, और ये शत्रु की जो मिसाइलें हैं उनको ये भ्रम भी पैदा कर सकती है कि हम कहाँ पर वार करने वाले हैं, इसमें भ्रमित उत्पन्न कर सकती है। चलिए जान लेते हैं MIRF टेक्नोलॉजी के बारे में। ये है चीज क्या? MIRF प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1970 में MIRV इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की तैनाती के साथ हुई थी। MIRV एक मिसाइल को कई वारहेड्स, 4 से 6 वारहेड्स ले जाने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम है। अभी इसको मैं समझाता हूँ आपको, ये कैसे वर्क करता है। MIRV प्रौद्योगिकी संलग्न हो सकने वाली संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। MIRV को भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों और समुद्र आधारित प्लेटफॉर्मों जैसे पनडुब्बियों दोनों से लॉन्च किया जा सकता है।
जिससे उनकी परिचालन लचीलेपन और सीमा रेंज का विस्तार होता रहता है। पनडुब्बी से ले जाकर हम कहीं और लॉन्च कर रहे हैं, पैसिफिक में कर रहे हैं, इंडियन ओशन में कर रहे हैं या अटलांटिक में कर रहे हैं, इससे हमारे रेंज का विस्तार होता रहता है। भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समूह में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। अभी तक इस समूह में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन थे। अब भारत छठा देश बन गया है आईसीबीएम में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में। ये आप याद रखिएगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं एमआईआरबी टेक्नोलॉजी होता कैसे, वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पर देखते हैं ये एमआईआरबी टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल प्री एंट्री व्हीकल, ये एमआईआरबी वर्क कैसे करता है। ये इसका मोटो वन मिसाइल मेनी वॉरहेड्स। जैसे आप नॉर्मल मिसाइल दे सकते हैं, जैसे अग्नि 4 हो गया, अग्नि 3 हो गया, या अन्य मिसाइल हो गए, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं मिसाइल इसमें एक वॉरहेड्स रखा हुआ है। वहीं अगर बात किया जाए एमआईआरबी मिसाइल के बारे में, इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कई वॉरहेड्स इसमें रख दिए जाते हैं। उसके बाद इसको इसको लॉन्च करके वो देख रहे हैं छोड़ दिया जाता है। फिर ये क्या करता है, अपने सेकंड चरण में जब ये जाता है तो ये ऑटोमेटिक ईच री-एंट्री व्हीकल कैन बी इंडिपेंडेंटली टारगेट, दे आर ऑल लॉन्च फ्रॉम वन मिसाइल बट द डिफरेंट टारगेट। ये एक मिसाइल लॉन्च तो एक ही मिसाइल से, ये नहीं कि अब इसको अलग अलग मिसाइल से लॉन्च करते हैं। इसमें 5 हेड 6 वॉरहेड्स हैं, तो इसको एक ही मिसाइल से लॉन्च करते हैं। ये खुद ब खुद जीपीएस का प्रयोग करके ये ऑटोमेटिक टारगेट को पहचानता है, उसके बाद ये उसको नष्ट नाबूद खत्म कर देता है। सिद्धांत कार्य करता है एमआरपी टेक्नोलॉजी। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलिए, ये अग्नि 2 अग्नि 3 के बारे में जान लेते हैं। ये इसके पहले एक अग्नि 1 भी है, मैं अग्नि 1 के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर तक की थी। अग्नि 2 की रेंज जो है ये 2000 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता। अग्नि 3 की मारक क्षमता जो है वो 3000 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 का आपने बता दिया 5000 किलोमीटर प्लस है इसका मारक क्षमता। अग्नि 4 का ये 4000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता है, आप इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर है अग्नि 5। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन, सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल किस देश में आयोजित किया गया। इसको बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज मंत्री स्तरीय सम्मेलन, भारत, सिंगापुर, अमेरिका, जापान। हाल ही में सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, इसे इसका होस्ट जो कर रहा है इस बार सिंगापुर है। आपको पता है ये सेकंड है, प्रथम जो हुआ था इसका भारत में हुआ था। इस बार के इसके थीम की बात किया जाए, इसकी थीम डिजिटलाइजेशन में सहयोग बढ़ाना इसका थीम था। ये इंडिया से इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ICMR, इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने इस टाइम इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें राउंड टेबल जो है इसकी बात किया जाए, ये राउंड टेबल की जो बात किया जाए, राउंड टेबल का मतलब होता है कि सिम के एक होता है एक ऐसा टेबल, यानी ऐसा टेबल, यानी अगर इस पे कोई बैठा जाए कि यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, तो इसमें पता चलता है कि ये इसमें हेड को पता चलता है इसका ये हेड है, इसका ये हेड है। लेकिन जब राउंड टेबल की बात की जाती है तो इसमें क्या जाता है, चारों लोग समानता दर्शाता है। इसमें कोई किसी का बड़ा नहीं, इसमें किसी अगर मुख्य रूप से पहचानना हो कि कौन है, कौन यहाँ पर बैठा है, तो आप नहीं पहचान सकते, इसलिए राउंड टेबल लिया जाता है। इसमें समानता हो जाता है कि सब एक समान रूप से है। इसमें क्या होता है, 4 सीनियर मंत्री, जिसमें से एक होते हैं वित्त मंत्री, दूसरे होते हैं रक्षा मंत्री, दूसरे होते हैं इसमें उप प्रधानमंत्री, थर्ड इसमें होते हैं विदेश मंत्री, और फोर्थ होते हैं परिवहन और व्यापार संबंधी मंत्री। हाल ही में जब सिंगापुर इंडिया की बैठक हुई तो इसमें 4 मंत्री भारत की तरफ से और 4 मंत्री सिंगापुर की तरफ से इसमें बैठक में भाग ली। चलिए इसके अपने आंसर पर जाने से पहले सिंगापुर के बारे में, भारत के रिलेशन जान लेते हैं। आप ये देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का मैप, यहाँ पर आपको थाईलैंड दिख रहा होगा, यहाँ पर अंडमान सी आपको दिख ही रहा होगा, अंडमान निकोबार यहाँ पे, मलेशिया, कम्बोडिया, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आप भी देख सकते हैं, वियतनाम। आजकल भारत इस पे वियतनाम पे ज्यादा जोर दे रहा है। इस साउथ चाइना सी जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है चाइना को लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा ये होता है सिंगापुर। जो इसको बड़ा करके देखा जाए तो कुछ इस तरह ये सिंगापुर दिख रहा है, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का सिंगापुर दिख रहा है। ये जो बॉर्डर बना हुआ है सिंगापुर है, यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया। अब सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर एक नगर राज्य है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी जनसंख्या की बात किया जाए तो जिसमें जाति चीनी सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसके बाद मलय और भारतीय समुदाय है। राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम है, प्रधानमंत्री यहाँ के लॉरेंस वोंग है,
राजधानी की बात करें तो आपको पता है वो एक नागर राज्य है, तो सिंगापुर ही है। इसकी मुद्रा सिंगापुर डॉलर। इसको यूके से स्वतंत्रता, यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता 31 अगस्त 1963 को मिली। इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 710 किलोमीटर है। सिंगापुर विश्व की 9वीं तथा एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप याद रखिएगा, इतना छोटा क्षेत्रफल होने के बावजूद यह विश्व की 9वीं तथा एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों ने सिंगापुर को आधुनिक चमत्कार की संज्ञा दी है। आप सोच भी सकते हैं कि इतने कम क्षेत्रफल में विश्व की 9वीं और एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई आसान बात नहीं है। 28 अगस्त 2024 तक की बात किया जाए तो यहाँ की जनसंख्या आप देख सकते हैं, सिंगापुर की जनसंख्या 58,38,463 है। और जान लेते हैं सिंगापुर और भारत के रिश्ते के बारे में थोड़ा। सिंगापुर वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्रोत बन गया है। एफडीआई का बेस्ट स्रोत बन गया है भारत का, जिसने यूएस डॉलर 11.71 बिलियन का निवेश इसमें किया है। इसके अतिरिक्त सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था और द्विपक्षीय व्यापार 35.61 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। सिंगापुर एशियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास की बात किया जाए तो बोर्ड कुरुक्षेत्र के नाम से भारत और सिंगापुर में एक सैन्य अभ्यास होता है, जो 2023 में जोधपुर में हुआ था। वाणिज्यिक गतिशीलता सिंगापुर के पक्ष में झुकी हुई थी, जिससे भारत को व्यापार घाटा हुआ। यानी अगर भारत और व्यापार का पूछा जाए तो भारत को व्यापार घाटा हुआ सिंगापुर के साथ। भारत ने कुल 21.2 बिलियन डॉलर का आयात किया था। इसके मुकाबले 14.41 बिलियन का निर्यात किया था। आप देख सकते हैं 21 बिलियन का आयात किया, मतलब मंगाया ज्यादा और बेचा कम, तो ये व्यापार घाटा बन गया। निर्यात के कारण यूएस डॉलर 6.79 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ है। अगर पूछा जाए 6.79 बिलियन का व्यापार घाटा इसके साथ है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है सिंगापुर। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को कम किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है उनको इधर रख रहे हैं। अगर मुझे किसी दिन लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो मैं क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो आज का पांचवा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना इसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत वार्षिक रूप से इसमें 53.21 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य की बात किया जाए, विधवा हो गई, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा और भलाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुदान की बात की गई है। पात्र परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, पोषण से संबंधित जो खर्च होते हैं उनको कवर करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इसका आंसर आपको पता चला गया, हिमाचल प्रदेश। चलिए कुछ और स्कीम में, ये उत्तर प्रदेश जो और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में जान लेते हैं। सीएम योगी ने एक पीएम युवा स्कीम चालू की है, जो ये उत्तर प्रदेश में उनके लिए चालू किया है, यंग एंटरप्रेन्योर। इनके लिए ये योजना चालू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज था, आपने ध्यान दिया होगा। एक आरती आरती जी है उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही होगा। यूके के जो राजा हैं चार्ल्स सिक्स्थ द्वारा इन्होंने अमल कॉलोनी वोमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उनको सम्मानित किया है। वहीं बात कर ले हरियाणा की। हरियाणा ने आईटी सक्षम युवा स्कीम लॉन्च किया है, जो अपने प्रथम चरण में 5,000 लोग को जॉब देगा। चलिए हमारा आंसर जो था हिमाचल प्रदेश। चलिए अक्टूबर माह 2023 की अपने रिवीजन सीरीज में, ये आज अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी चौथी सीरीज चालू हो गई है। ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ, सितंबर को 4 सीरीज में कंप्लीट कर दिया गया है करंट अफेयर्स को, रिवीजन सीरीज को। अक्टूबर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अब कल से नवंबर की बारी है, कल नवंबर से 4 सीरीज में इसको भी कवर किया जाएगा। चलिए तो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए 2023 में किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को। आपको पता है ये इंडियन सिनेमा की एक एक्ट्रेस हैं। पितृपक्ष मेला आयोजन किस राज्य में होता है? बिहार में। मीथेन इमिशन इन लाइव स्टॉक एंड प्राइस सिस्टम नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? एफएओ द्वारा जारी की गई। कौन से देश ने अपने संविधान में आधिकारिक रूप से अपने परमाणु हथियार स्थिति को समाहित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन। और ये कौन सा देश ने अपने संविधान में आधिकारिक रूप से अपनी परमाणु हथियार स्थिति को समाहित किया है? नॉर्थ कोरिया, इसको रट जाइएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य ने अपने 95,767 गांव में 100% ओडीएफ प्लस कवरेज प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवात तेज का नाम किस देश ने रखा? इंडिया ने रखा। फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे बात करें जाए तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर इसको आप लोग ले लिस्ट करता हूँ, तो ये सभी इंपॉर्टेंट बहुत है, आप इसको याद रखिएगा। फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट आपको फ्लेमिंगो चिड़िया के नाम से याद आ रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा कि अब तुक्का मारते चले। फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इससे संबंधित है फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट। दृष्टिहीन व्यक्तियों की मदद के लिए खाद्य उत्पादों पर क्यूआर कोड का उपयोग करने की सिफारिश किस संस्था ने की? दृष्टिहीन व्यक्तियों की मदद के लिए खाद्य उत्पादों पर क्यूआर कोड का उपयोग करने की सिफारिश किस संस्था ने की है? एफएसएसआई द्वारा किया गया है ये सिफारिश। इसी के साथ आप लोग को चाहते हुए बता दे रहा हूँ, आज 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करूंगा, जो यूपीपीसीएस, बीपीएससी और आरओ को ध्यान में रख के बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हमने विकसित मतलब पीपीटी बनाया है, आप इसकी पीपीटी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम 100 क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर हर दूसरे दिन इसको अपलोड करेंगे। आज पहली सीरीज की अपलोड होगी, आप 2 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताया कीजिए, जिससे हम परीक्षाओं को करेक्ट करने में ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित हो। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था कि हम इसमें जीएस टॉपिक वाइज इसको हम अपडेट करेंगे, और करंट अफेयर्स जितने भी हैं, जैसे सम्मेलन हो गए, पुरस्कार हो गए, रिपोर्ट्स, कहीं पर एक्सरसाइज जो भी हो गई, और एमसीक्यू सेट, ये सबको हमने बोला कि लॉन्च करेंगे। तो इसमें से हम मिलिट्री एक्सरसाइज वीडियो को हमने लॉन्च कर चुके हैं, इसमें आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, इसको हमने अपडेट कर दिया है। जैसा कि हमने आप ऊपर आपको बताया है, आज से हमारी ये सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद पॉलिटी को हम जीएस को क्वालिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आईएएस प्रथम के इस चैनल पर सभी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें, फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीपीटी प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमें @प्रथम आईएएस ऑफिशियल हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और ये चाहे तो आप हमें प्रथम आईएएस बारकोड पे स्कैन करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।